नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा कि भारत इस युद्ध में जो वैश्विक युद्ध चल रहा है ईरान के साथ, भारत ईरान के साथ क्यों नहीं है या खुलेआम क्यों नहीं है, क्यों अन्य देशों के साथ में है और विपक्ष क्यों ईरान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि वास्तव में इस समय भारत को ईरान के साथ रहना चाहिए या गल्फ कंट्रीज के साथ रहना चाहिए। गल्फ कंट्रीज के ही बारे में आज चर्चा कर रहा हूं, वो चर्चा डेटा के साथ होगा। दोस्तों, यहां पे जो चल रहा है, खासकर भारत में मर लोग रहे हैं ईरान में, और यहां के लोगों को दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। हालांकि इस युद्ध में ईरान भी जिसके ऊपर बमबारी कर रहा है वो भी तो मर ही रहे हैं, लेकिन उनके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा उनके बारे में हो रही है कि ईरान में जो मर रहे हैं उनके बारे में। हालांकि ठीक है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, वो तो थोड़ा कुछ अलग ही चला जाएगा। बट आपके साथ जो मैं आज चर्चा करूंगा वो केवल डेटा एनालिसिस करके हम इसके समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। मैं आपसे बात करूंगा महत्वपूर्ण विषय पर। वो है भारत इस युद्ध में किसके साथ है और क्यों है, और कुछ विपक्षी नेता किसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं और क्यों नजर आ रहे हैं। आज हम डेटा के आधार पर एनालिसिस करेंगे ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए कि भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वर्कर्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में खास करके हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, बहुत ज्यादा लोग गल्फ कंट्रीज में जमा जाते हैं और कुछ ना कुछ काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो गल्फ कंट्रीज में इसलिए जाते हैं कि भारत में अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत में भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ठीक है, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाता है और काम करता है। तो मुझे लगता है उसमें किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। हाँ, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, और मैं भी ये भी चाहूंगा कि अगर उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी भारत में मिलती तो शायद वो भारत छोड़ के नहीं जाते। फिलहाल जो लोग गए हैं उनकी बात करते हैं। अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ भारतीय रजिस्टर्ड हैं, गल्फ देशों में काम करते हैं। इनमें प्रमुख देश हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें 43 लाख लोग काम करते हैं। सऊदी अरब में लगभग 27 लाख, कुवैत में लगभग 10 लाख, कतर में लगभग 8 लाख, ओमान में लगभग 6 से 7 लाख और बहरीन में लगभग 3 लाख। ये सभी देश मिलकर जीसीसी यानी गल्फ कारपोरेशन काउंसिल कहलाते हैं। इन देश में काम करके भारतीय अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विदेश जाकर कमाना कोई गलत बात नहीं होती है। जैसे विदेशी भारत में कमाते हैं, वैसे ही भारतीय विदेशों में जाकर कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब बात करते हैं ईरान के बारे में कि आखिर ये गल्फ कंट्रीज की, मैंने बताया कि आखिर गल्फ कंट्रीज में भारतीय कितने रहते हैं। अब ईरान में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में बताता हूं। ईरान में कुल भारतीयों की संख्या लगभग 9,000 है। इनमें वर्कर्स भी हैं, स्टूडेंट भी है, और जिन्होंने यहाँ से इंडियन जाके सिटीजनशिप ले लिया है, ईरान में जाके ड्यूल सिटीजनशिप जैसे होती है उस तरीके से। मतलब ये सोच लीजिए, जहाँ गल्फ कंट्रीज में कम से कम, जिस कंट्रीज में वहां पे कम से कम 3 लाख है, और यहाँ पे जो है ईरान में हमारे जो भारतीय हैं वो 9,000 हैं मात्र। हालांकि देखिए, एक भी भारतीय के खिलाफ अगर कुछ होता है तो वो गलत होता है, बट अगर आप ज्यादा और कम का चुनाव करना पड़ेगा तो आप किसकी तरफ जाएंगे, ये हमें सोचने वाली बात होगी और सोचना भी चाहिए। अब तुलना कीजिए, जहां गल्फ के सबसे छोटे देश में भी 3 लाख भारतीय हैं, वहां ईरान में सिर्फ 9,000। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ट्रेड, जो हमारा किन किन देशों के साथ बेहतर व्यापार होता है और किन देशों के साथ नहीं होता है। क्योंकि ये हम जब जानेंगे तो हमको ये पता चलता है। सीधी बात है, देखिए, अगर आपका व्यापार किसी व्यक्ति से, किसी के
ग्रुप से बेहतर है तो आप उस ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई नया ग्रुप नहीं बनाना चाहेंगे। लेकिन अगर आपको चुनना हुआ कि भाई ये 10% यहाँ से व्यापार होता है, यहाँ से 90% व्यापार होता है, तो आप किस ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, भारत का गल्फ देशों के साथ जो सालाना व्यापार लगभग 15 से 15.5 लाख करोड़ का होता है, 180 बिलियन डॉलर। अच्छा, इसमें शामिल है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, गैस, एलएनजी, पीएनजी और सोना और पेट्रोकेमिकल। अब ईरान का, अब ये तो हुआ गल्फ कंट्रीज का जो मैंने बता दिया, इनके साथ हमारा लगभग 15.5 लाख करोड़ का बिजनेस होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आखिर ईरान के साथ हमारा व्यापार कितना है। भारत का ईरान के साथ व्यापार जो केवल है 12,000 से लेके 15,000 करोड़ तक। अब ये सोच लीजिए, कहां गल्फ कंट्रीज के साथ हमारा 15.5 लाख करोड़ का व्यापार है और ईरान से हमारा 12,000 से लेके 15,000 करोड़ तक का व्यापार है। अब तुलना अगर करें तो गल्फ देशों के साथ 15 से 15.5 लाख करोड़ और ईरान के साथ 15,000 करोड़। अब फर्क खुद समझ में आ गया, आप देख सकते हैं कि भारत क्यों गल्फ कंट्रीज के साथ में है और ईरान के साथ क्यों नहीं है। अब ये बताइए, भारत उन देशों से रिश्ते खराब करना चाहेगा जहां पे 1 करोड़ भारतीय कमाते हैं, लाखों परिवार का जीवन यापन चलता है और लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर जो है उनके साथ ट्रेड होता है। अब जहां 9,000 भारतीय रहते हैं, जो कि और व्यापार भी इनके साथ कम है, तो ये चीजें जो होती हैं ना बताती हैं, नो डाउट हमें अपने हमारा बेहतर हम स्थितियां कहां बन सकती हैं उसके बारे में हमें सोचना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखते हैं, अब समझ लो जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां करती हैं, जिस तरीके से वो अपना ओपिनियन दे रही हैं, कहती हैं कि भाई हमारा 5,000 साल से ईरान के साथ सांस्कृतिक संबंध है। एक बात बताओ, क्या भारत को की जो विदेश नीति है सांस्कृतिक सभ्यता के आधार पर रखना चाहिए कि आज के आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से रखना चाहिए? छोटा आदमी रहेगा, जिसको भी थोड़ा भी नॉलेज रहेगा, तो वो यही देखेगा कि भाई आज की परिदृश्य क्या है, इसको देख लीजिए। सबसे पुरानी सभ्यता तो हमारे भारत की है, आप सोच लीजिए। और पाकिस्तान जो है भारत का ही अंग है ना, भारत से ही निकल के बना है पाकिस्तान। आप सबको तो याद ही होगा, हमारे जो ये नो डाउट ईरान, वो सऊदीया, मतलब एक तरीके से पूरा यूएई, अफगानिस्तान, ये सब भारत में ही थे ना जब पूरा अखंड भारत था तो। लेकिन ठीक है, यही दिख रही है पाकिस्तान तो मतलब सबसे नजदीकी हमारा तो पाकिस्तान है, किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करता है। अब ये एक क्वेश्चन आता है हमारे विपक्षियों के ऊपर। अब सोच लो, जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं कि हम ईरान के साथ क्यों नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर ये सरकार में होते तो इनसे क्या उम्मीद रखते? मतलब आप क्या करते? आप ईरान के साथ में जाते? ये लोग भी ईरान के साथ नहीं जाते, ये लोग भी गल्फ कंट्रीज के साथ में ही रहते हैं 100%। लेकिन आज का जो समय है, आज का समय एकजुटता दिखाने का है। क्यों भाई? जो दिक्कतें आ रही हैं, जो जहां से गैस सप्लाई होती हैं, आती हैं हॉर्मोज में, वहां पे ईरान ने उसको थोड़ा बैन कर दिया। लेकिन ये देख लीजिए, ये भी हमें देखना जरूरी है कि भारत कभी ये नहीं बोला है कि ईरान हमारा दुश्मन देश है और कि हम ईरान के साथ नहीं रहेंगे। अब एक बात बताओ, अमेरिका जैसा बड़ा देश नेटो से कह रहा है कि आप लोग हॉर्मोज जो है खुलवाने में हमारी मदद कीजिए। अब बताइए, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसके बावजूद भी वहां से भारतीय जहाज जो है टनों टन क्रूड ऑयल, सीएनजी, पीएनजी लेके आ रही हैं। तो आप हमें क्यों ऐसा लगता है कि भारत उनके साथ नहीं है, उनके साथ है? हमें ये सब सोचना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको हर बात बता के जो है कहना नहीं होता है। ये तो एक तरीके से मतलब कोई कुछ भी पूछे कि आप ऐसा नहीं कह रहे हो, अपने आपको एक्ट जो है, हमारा एक्ट जो है ना, हमें एक्ट को भी देखना चाहिए कि हमारा एक्ट क्या है, उससे भी बातें पता चलती हैं। हम कभी कभी हम
बगैर कुछ कहे बहुत सारी बातें कह जाते हैं, लेकिन नहीं, विपक्ष को ऐसा लगता है कि नहीं, जो आवाज सुनाई देती है वही उनको वही उनके पल्ले पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समय में सारे विपक्ष को, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये जो मुसीबत आई है, चाहे वो सीएनजी की हो, पीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल, जो भी मुसीबत आई है, या ये उस स्तर पे मुसीबत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं अगर थोड़ा बहुत भी आई तो ऐसी स्थितियों में आपके एकजुट होना चाहिए सबको। और हाँ, आप अंदर की जो समस्याएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। सीएनजी, किसी को ये जो एलपीजी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, एलपीजी की कालाबाजारी हो रही है, इसके बारे में आपको जरूर आवाज उठाना चाहिए सरकार के खिलाफ, अगर इस तरीके से कहीं हो रहा है। लेकिन उसके बारे में तो सोचे नहीं है, कुछ जाते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, उसके बारे में बस चुपचाप बैठे हैं। जब चुनाव रहता है तो आप गली गली में ऑफिस बना देते हैं। आज आपको जनता के साथ रहना चाहिए, हर विधायक को, हर कार्यकर्ता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जनता जनार्दन के साथ रहना चाहिए। लेकिन नहीं, जनता लाइन में लगेगी, लेकिन ये उनको एक गिलास पानी नहीं दे सकते हैं। आखिर उनकी वो समस्या कहाँ है उसको नहीं पकड़ेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कराएंगे, बस चालू कर देंगे विपक्ष, वो सत्ता पक्ष पे जो सरकार के ऊपर सवाल उठाना। आप सरकार के ऊपर सवाल तो उठा रहे हो, चलो ठीक है, आप उठाते रहिए, लेकिन क्या आपका कोई दायित्व तो नहीं बनता है? वो जनता आपकी है ना, हम भारतीय हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि सांस्कृतिक पुराने संबंधता है, लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सांस्कृतिक संबंध देश की अर्थव्यवस्था चला सकते हैं? भारत को अपने नागरिक और अपने अधिकारों, हितों की प्राथमिकता देनी ही होगी। यही कारण है कि भारत संतुलित और व्यवहारिक नीति अपनाता है। भारत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के साथ खड़ा है। अब आपको अगर मेरा विश्लेषण, मैंने जो डेटा एनालिसिस किया, आपको अगर अच्छा लगा तो इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। बाकी मैं उन लोगों के कमेंट की अपेक्षा नहीं करूंगा जो लोग ये मान के चले हैं कि नहीं, पेट्रोल तो भारत में ही होता है, सीएनजी भारत में ही होती है, जितने हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो सब भारत में ही बनाया जा सकता है। तो भाई साहब, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम कीजिए, आप कुदार ले लीजिए और अपना खेत में खोदना चालू कर दीजिए। हो सकता है आपको खेत में पेट्रोल या डीजल या क्रूड ऑयल मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आप हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।